हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे DU SOL NC वेब के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टडी नोट्स के बारे में। बुक का नाम है आपका हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। ये आपकी बुक आती है डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत मेजर पेपर 1। आज की वीडियो में हम इस बुक के चैप्टर नंबर या फिर हम कहें जो हाँ पार्ट है, पार्ट 2 की हम बात करेंगे। पार्ट 1 की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है, जिसकी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम पार्ट 2 को देखेंगे, जिसका नाम है हिंदी सिनेमा उद्भव और विकास भाग 1। ये जो आपका पार्ट है, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग दो जो भाग हैं या दो जो पार्ट्स हैं उसमें डिवाइडेड है। तो आज की वीडियो में हम भाग 1 को देखेंगे, ठीक है। ये आपका कंप्लीट पार्ट 2 के अंतर्गत आता है। हिंदी सिनेमा का उद्भव और उसका विकास किस प्रकार हुआ, इसके बारे में जो चीजें हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पूरा देखिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, बिकॉज एग्जाम से रिलेटेड उद्भव के बारे में या फिर विकास के बारे में आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन के दौरान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक आता है सिनेमा प्रौद्योगिकी का विकास, मतलब सिनेमा का जो सेक्टर है, ठीक है, इंडस्ट्री है, उसका किस प्रकार से विकास हुआ। सिनेमा की तकनीकों को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि यह किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अगर आपको सिनेमा में जो तकनीकें या हम कहें टेक्निक्स का यूज होता है, ठीक है, अगर आपको वो जानना है तो आपको पहले ये जानना होगा कि वो जो सब चीजें हैं वो कौन सी वैज्ञानिक सिद्धांत या फिर हम कहें साइंटिफिक प्रिंसिपल पर आधारित है। अगर हम दौड़ते हुए घोड़े को स्थिर चित्रों को इस गति से दिखाएं कि 1 मिनट में लगभग 24 से 25 चित्र निकले, तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हम घोड़े को दौड़ते हुए देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि आपने घोड़ों की फोटो ले रखी है, ठीक है, अलग अलग एंगल से, और आप उन सभी की सभी फोटोज को एक ही मिनट के अंतर्गत चला रहे हैं, ठीक है, और 1 मिनट में कम से कम 24 से लेकर 25 जो इमेजेस हैं वो निकल रही हैं आपकी आंखों के आगे से 1 मिनट के अंतर्गत फटाफट। ठीक है, तो इस जब आप इस चीज को देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, आप देखेंगे कि घोड़े को आप दौड़ते हुए देख रहे हैं। ठीक है, जैसे घोड़ा एक कदम चला एक फोटो, दूसरा कदम चला दूसरी फोटो, तीसरा कदम चला तीसरी फोटो, इस प्रकार से घोड़ा चल रहा है। ठीक है, फिर वही सारी की सारी इमेज एकदम से आपकी आंखों के आगे से दिखाई गई आपको, ठीक है, एक के बाद एक, और एक तरह से कहें 1 मिनट में 25 इमेज आपको दिखाई गई। तो क्या हुआ कि आपको लगेगा कि आपने घोड़े को चलते हुए देखा है। यही सिद्धांत सिनेमा के विकास का आधार बना है। ये जो सिद्धांत है यही सिनेमा का जो विकास हुआ उसका बेस बना, उसका आधार बना। जब हम सिनेमा घरों में फिल्म देखते हैं तो हम दरअसल स्थिर चित्रों के एक रोल को देखते हैं, जो इस गति से हमारी आंखों के सामने से गुजरता है कि वह गतिशील नजरे आता है। ठीक है, जब भी आप मूवीज हॉल में या फिर हम कहें किसी भी डिवाइस में अगर आप कोई चीज देख रहे हैं, वैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिनेमा की, तो हम यहाँ पे सिनेमा घर की बात करते हैं। ठीक है, कि अगर सिनेमा घर में आप मूवी देखने गए हैं हॉल पे, ठीक है, तो आपने जो स्क्रीन, ठीक है, जहाँ पे स्क्रीन है वहां पे आप देख रहे हैं, तो क्या होगा वहां पे देखने को मिलेगा, एक प्रकार से हम कहें कि जहां से प्रोजेक्शन हो रहा है, जहां से प्रोजेक्ट हो रहा है, वहां पे एक रोल लगा है। उस रोल के अंदर हर एक सीन की बहुत सारी इमेजेस है। ठीक है, बस उन इमेजेस को या हम कहें उन फोटोज को एक साथ इस स्पीड में दिखाया जा रहा है कि आपको लग रहा है कि वो सारा का सारा सीन हो रहा है, या फिर हम उसे वीडियो के तौर पे देख रहे हैं। ठीक है, क्या है, चित्रों का एक रोल को देखते हैं जो इस गति, मतलब तेजी से हमारी आंखों के सामने से गुजरता है, कि हमें लगता है कि ये जो हम फोटोज देख रहे हैं ये गतिशील है, मतलब चल रही है। ठीक है, इसीलिए हिंदी में जो हम कहें चलचित्र होता है वो भी इसे कहा जाता है। आधुनिक युग से पहले दृश्य संबंधी स्मृतियों को आमतौर पर एक नाटक और चित्र के रूप में पुनर्रचित किया जाता था। ठीक है, आधुनिक युग में से पहले जो करंट टाइम है, इससे पहले अगर हम बात करें तो दृश्य संबंधित स्मृतियों, हम कहें चित्र से रिलेटेड जो चीजें हैं, स्मृतियां हैं जिनको भी देखते हैं, तो उनको आमतौर पर कहाँ यूज किया जाता है, नाटक या चित्रों के रूप में पुनर्रचित किया जाता था। ये रूप स्मृति और कल्पना के संयोजन से निर्मित होता था। ये जो रूप है या हम कहें ये जो चित्र है, ये स्मृति, स्मृति का मतलब एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि आप उस चीज की सोच, आपकी सोच और आपकी कल्पना जब एक साथ आती है तब ये चित्र तैयार होता है। लेकिन आधुनिक युग में जो हमारा करंट टाइम में
फोटोग्राफी के आविष्कार ने यथार्थ की किसी एक क्षण को उसके वास्तविक रूप में अंकित करना संभव बना दिया है। ठीक है, अब देखिए पुराने समय में क्या होता था कि भाई अगर कोई चित्र, हम मेनली बात करें जब तक कैमरा नहीं बने थे, ठीक है, उससे पहले जो चित्र बनाए जाते थे वो देख के बनाए जाते थे, ठीक है, या फिर हम कल्पना करके बनाते थे कि हो सकता है वो इस प्रकार का दिखता हो, तो हमने उसको चित्र बना दिया। फिर हम वर्तमान समय में आते हैं जब कैमरे की डेवलपमेंट हो चुकी थी, फोटोज खींचना क्या कहते हैं एक प्रकार से हम कैसे शुरू हो चुका था, तो वो एक समय था कि जब अगर हमने कोई सीन देखा, हमने कोई चित्र देखा, हमने कोई सीनरी देखी, ऐसी जगह देखी, हमने वहां की फोटो क्लिक कर ली। ठीक है, जब हमने फोटो क्लिक करी तो वो जो चीज हमने अपने आंखों से देखी वही एक चीज आके कैमरे के एक फोटो में कैद हो गई। ठीक है, मतलब वो जो क्षण है, ठीक है, वो जो पर्टिकुलर मोमेंट है, हम उसको कैप्चर कर सकते हैं अपने पास, और ये वास्तविकता के रूप को अंकित करना उसने संभव बना दिया। किस चीज ने? फोटोग्राफी ने। स्थिर छह चित्रों के संयोजन से गतिशील चित्रों के विकास 19वीं सदी के आखिरी दशकों में हुआ था। ठीक है, अब देख, अभी तक जब तक फोटोग्राफी हो रही थी तब तक क्या होता है कि भाई फोटो खींची जा रही थी, वो चित्र एक ही था और हम उसे चलते हुए तो नहीं देख सकते थे, क्योंकि तब तक तो हमने इसके बारे में पता ही नहीं था कि कई सारे चित्रों को चला के हम एक तरह से वीडियो के रूप में देख सकते हैं। तो क्या था कि स्थिर छह चित्र जो हमने फोटोज खींची है वो स्थिर है, के संयोजन से गतिशील चित्रों का विकास। जब भाई हमने कई सारे जो चित्र हैं, फोटोज हैं, उनको एक साथ लाए, उनका संयोजन करा, ठीक है, और फिर उनको गति में चलाया, गतिशील चित्रों को का विकास 19वीं सदी के आखिर में ये जो फोटोज हैं उनको एक साथ चलाकर जो आविष्कार है वो किया गया। इसके आविष्कार का श्रेय अमेरिकी आविष्कारक थॉमस एडिसन को जाता है, लेकिन इसमें कई लोग, अन्य अन्य लोगों ने भी अपना योगदान दिया था। ठीक है, मेनली आपके बुक के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो अमेरिकी आविष्कारक हैं थॉमस एडिसन, उनको ये जो हम कहें आविष्कार का श्रेय है वो जाता है। परंतु ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने ही करा, काफी और लोग भी थे जो इसमें जुड़े हुए थे, जिन्होंने इसमें अपना अपना योगदान दिया है। प्रारंभिक की बात करते हैं भाई, प्रारंभिक प्रयास की, भाई शुरुआत में कौन कौन से प्रयास हुए थे। तो एडवर्ड मुइब्रिज ने घुड़दौड़ का जो मैदान था में कई तार बांधकर हर तार को एक स्थिर कैमरे के शटर से जोड़ा। दौड़ता हुआ घोड़ा तारों को गिरा देता था, जिससे कई चित्र लगातार कैमरे द्वारा लिए जाते थे। इन स्थिर चित्रों को एक डिस्क पर लगाकर लालटेन की रोशनी डालकर प्रदर्शित किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार है कि एडवर्ड मुइब्रिज ने क्या करा था कि घोड़ों की जब दौड़ होती थी तो उस मैदान में कई सारे तार लगा दिए। ठीक है, उन तारों को बांध कर हर तार का एक सिरे से आप कहें कि वो कैमरे के एक शटर से जुड़ जाता था। मतलब जब घोड़ा भागेगा, जब वो उस तार से टच होगा और तार गिरेगा, तो क्या करेगा, कैमरे का शटर दबेगा और एक फोटो क्लिक होगी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जब घोड़े दौड़े तो उसके बाद तार गिरे और फिर फोटोज खींची। जब इन फोटोज को लिया गया, इन चित्रों को लिया गया, ठीक है, स्थिर चित्रों को, और डिस्क पर लगाकर लालटेन की रोशनी डालकर प्रदर्शित किया गया, तो क्या हुआ, ये ऐसा लगता था कि हम लोग जो घोड़ों की दौड़ है उसे हम उन घोड़ों को हम भागते हुए चित्र में देख रहे हैं, इस प्रकार से लगता था। इसके बाद फ्रांस के एटियन जूल्स मारे ने 1882 में एक कैमरे से कई चित्र को शूट करने वाले उपकरण का आविष्कार किया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस में एटियन जूल्स मारे ने क्या करा, 1882 में एक कैमरा बनाया, जिस कैमरे के द्वारा कई चित्रों को शूट करने, एक ही कैमरे से कई चित्रों को शूट करने का उपकरण को तैयार किया था, जो कि एक ही कैमरा होता था। ठीक है, उससे कई प्रकार के चित्र शूट करे जाते थे, एक ही चित्र के या फिर एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग पोर्शंस को शूट किया जाता था। उसके बाद जब उसे देखा जाता तो ऐसा लगता था कि वो रियल लाइफ में मूव कर रहा है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो हिल रहा है। अगला टॉपिक है थॉमस एडिशन का योगदान क्या रहा। तो एडिसन ने गतिशील तस्वीरों का प्रयोग 1888 में शुरू किया था। ठीक है, तस्वीरों का प्रयोग कहें या फिर हम कहें उन चीजों को यूज करके उन्होंने अपना जो कैमरा बनाने का जो प्रोसेस था, फोटो लेने का जो प्रोसेस था, वो उन्होंने चालू किया था 1888 में। ठीक है, विलियम कैनेडी डिक्सन के निर्देश के अनुसार, मतलब उन्होंने निर्देश दिया में उन्होंने क्या करा, वैक्स सिलेंडर मतलब वैक्स होता है मोम, ठीक है, मोम के जो सिलेंडर थे उन पर फोटोग्राफी रिकॉर्ड करने का क्या किया था, प्रयास किया था। 1889 में डिक्सन ने जॉर्ज ईस्टमैन के सेल्यूलाइड का इस्तेमाल किया, जिससे गतिशील छायांकन का एक नया माध्यम विकसित हुआ था।
ठीक है, सेल्यूलाइट का यूज किया था। इसका यूज करने के बाद क्या हुआ, जो गतिशील जो मूविंग इमेजेस थी, ठीक है, उनका एक नया माध्यम विकसित हुआ, एक नया ही रूप विकसित हुआ था। इसके बारे में आप इंटरनेट पे थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, तो आपको देखने को मिलेंगे इमेजेस, ठीक है, जिन इमेजेस में हम कहें कि वैक्स सिलेंडर को भी दिखाया गया है, ठीक है, फिर फोटो क्लिक करने के लिए एक अलग से चीज हुई है जिससे फोटो क्लिक्स होती हैं, ठीक है, और वो सारी की सारी फोटो एक के बाद एक के बाद एक क्लिक हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो रहा है, उसकी फोटोज क्लिक हो रही हैं, और उसके बाद जब बाद में आप उसे देखेंगे एक साथ, तो आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो रहा है इमेजेस के अंदर, ठीक है। फिर आगे आते हैं, ल्यूमियर जो बंधु थे या ल्यूमिनस जो ब्रदर्स थे, उनका योगदान क्या था। एडिसन के प्रक्षेपण की समस्या का समाधान अगस्त ल्यूमियर और लुई ल्यूमियर ने किया था। उन्होंने आधुनिक पोर्टेबल कैमरे का उपयोग किया जो प्रिंटर और प्रोजेक्टर के रूप में भी काम कर सकता था। 28 दिसंबर 1895 जो है, ल्यूमिनर बंधुओं ने पेरिस के एक कैफे में दर्शकों के सामने गतिशील तस्वीरों का प्रदर्शन किया। यही तारीख फिल्म के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। डेट क्या है, 28 दिसंबर 1895 जो है वो तारीख है, ये तारीख मानी जाती है फिल्म इतिहास की शुरुआत की। इसमें क्या करा था, ल्यूमिनस दो ब्रदर्स थे, उन्होंने पेरिस के एक कैफे में एक छोटी सी वीडियो दिखाई, ठीक है, लोगों को मूविंग इमेजेस की, मतलब जो इमेजेस है उसमें मूव हो रही हैं और वो ऐसा लग रहा है कि आप उसको वीडियो के तौर पे देख रहे हैं, तो वो देखा था उन्होंने। इस चीज में किसका यूज किया था, तो आधुनिक पोर्टेबल कैमरे का यूज किया था, जो कि प्रिंटर और प्रोजेक्टर के रूप में काम कर सकता था। सिनेमा की प्रारंभिक स्थिति की बात करें तो आरंभ में सिनेमा में आवाज नहीं थी, मतलब शुरुआत में जब सिनेमा का एकदम पहला ही दौर था, तब उसमें आवाज नहीं थी, आवाज रिकॉर्ड करने का कोई साधन नहीं था, ठीक है, और मूक फिल्में ही दिखाई जाती थी, मतलब जो मूवीज देखी जाती थी वो एकदम साइलेंट होती थी। आवाज को दृश्यों के साथ संयोजित करना आसान नहीं था, ठीक है, उस समय में जो दृश्य हो रहा है, मतलब एक प्रकार से कहें जो आप सीन देख रहे हैं उसके साथ आवाज को मैच कराना या उसको जोड़ना काफी कठिन हुआ करता था। और इसके लिए कई प्रयास हुए थे, कई काफी सारे प्रयास किए गए। लगभग 3 दशकों बाद हॉलीवुड स्टूडियो वार्नर ब्रदर्स ने और वीटफोन प्रणाली का प्रयोग वार्नर ब्रदर्स ने वीटफोन प्रणाली का प्रयोग शुरू किया, जिसने चित्र के साथ अलग फोनोग्राफिक डिस्क को संयोजित किया था, ठीक है, चित्र के साथ एक अलग फोनोग्राफिक डिस्क। अब इसको समझिए कि सिनेमा में शुरुआत में आवाज नहीं थी, परंतु लगभग 30 दशक बाद, जब शुरुआत हो चुकी थी उसके लगभग 3 दशकों बाद, मतलब 30 साल बाद, हॉलीवुड स्टूडियो में एक बहुत फेमस नाम है वार्नर ब्रदर्स का, ठीक है, उन्होंने क्या करा था, वीटाफोन वीटाफोन प्रणाली एक टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग किया उस समय, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, जब उन्होंने मूवी रिकॉर्ड करी, या हम कहें जब वो मूवी बना रहे थे, उसी समय उन्होंने मूवी के साथ साथ फोनोग्राफिक डिस्क का भी संयोजित कर दिया था मूवी के साथ ही, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब उसमें आवाज भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होने लग गई थी। फिर रंगीन फिल्मों की बात करें, अभी तक जो ब्लैक एंड व्हाइट था उसका समय चल रहा था, उसके बाद रंगीन में आते हैं, तो सिनेमा के आविष्कार के साथ ही रंगीन फिल्में बनने का प्रयास शुरू हो गया था, ठीक है। जब सिनेमा का आविष्कार हुआ उसके साथ ही रंगीन फिल्में किस तरह बनाई जाए, ठीक है, कलरफुल जो मूवीज हैं वो किस तरह बनाई जाए, तो इस चीज का आविष्कार शुरू हो गया था। पहले सिनेमा में कलर और बाद में टेक्निकलर में फिल्म बनने लगी थी, ठीक है। पहले सिनेमा में क्या थी, कलर थी, उसके बाद टेक्निकलर की मूवीज बनने लगी थी। रंगीन फिल्मों में लगातार प्रयोग होते रहे, जिससे दर्शकों को नए नए अनुभव मिला, ठीक है, जो मूवीज देखते थे लोग उनको नए नए अनुभव मिले, क्योंकि समय के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता था, ताकि जो मूवीज हैं वो कलरफुल बन सके, उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें ऐड हो सके, क्योंकि जो लोग देखने आए हैं उन्हें वो चीज रियल लगनी चाहिए प्योरली, ठीक है। अभी जब तक ब्लैक एंड व्हाइट था तब तक उन्हें वो, आप कहें कि कलर नहीं था तो वो आंखों को उतना वो नहीं था, परंतु जब उसमें कलर आ गया एकदम से ही, तो क्या हुआ कि मूवीज रंगीन हो गई, ठीक है, लोगों को भी अच्छा लगने लगा। कैमरे के विकास की बात करें तो जब लूमियर बंधुओं ने फिल्म बनाना शुरू किया, तब कैमरा स्थिर रहता था। बाद में कैमरे का इस्तेमाल विविध तरीकों से किया जाने लगा, इसे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं चलाते हुए फिल्म शूट की जाने लगे, ठीक है। अब क्या था, अभी तक जब तक ल्यूमियर ब्रदर्स जो थे भाई थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा था, फिल्म जब बनानी शुरू करी शुरुआत में, तो कैमरा क्या था, स्थिर था, मतलब कैमरा एक ही जगह पर रखा जाता था, उससे पूरी पूरी मूवी शूट होती थी, ठीक है। या फिर हम कहें कि अगर कोई और सीन चेंज करना है तो कैमरे को उठा के वहां रख दिया,
और फिर पूरा का पूरा सीन उस एक ही जगह के एंगल पे शूट होता था। तो काफी ज्यादा मूवीज हम कहें कि स्टेबल थी, एक ही जगह का सीन काफी बार वो होता था। तो उसके बाद क्या हुआ, आगे के समय में हम आए, हमने देखा कि कैमरे को हिलाकर, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कैमरे को मूव किया जाने लगा, और फिर मूवी के जो सीन थे वो शूट किए जाने लगे। कैमरे के लेंस को एक ही स्थान पर रखते हुए नजदीक और दूर से फिल्माना संभव हुआ। ठीक है, कैमरे को एक प्रकार से कहें कि अगर भाई कैमरा एक ही जगह पे रखा है तो हम जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या था कि कैमरे को लेंस का प्रयोग किया जाने लगा, नजदीक और दूर से फिल्म शूट की जाने लगी, जिसे सिनेमा की भाषा में जूम इन और जूम आउट कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे जूम इन और जूम आउट कहा जाता है। जूम इन मतलब आप जूम कर रहे हैं, ठीक है, जूम आउट मतलब जूम हो चुका है तो उसको वापसी ले रहे हैं। ठीक है, संपादन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सिनेमा की तकनीक में दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव था। संपादन की बात करें तो सिनेमा की जो तकनीक थी उसमें दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव था कि विभिन्न शॉट्स को जोड़कर एक लंबी फिल्म बनाना संभव हुआ। ठीक है, छोटे छोटे शॉट्स रिकॉर्ड किए गए कैमरे से, ठीक है, उन सबको एक साथ जोड़ा गया और फिर एक पूरी की पूरी मूवी बनी। ये चीज जो थी वो संभव हो पाई। इस प्रक्रिया को संपादन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संपादन कहते हैं। कि भाई हर एक अलग अलग एंगल से, या फिर हम कहें हर एक सीन के शॉट्स शूट किए गए, उसके बाद उन सभी शॉट्स को एक साथ जिस तरह से शूट किए गए थे उसी तरह से जोड़ दिया गया, तो पूरी की पूरी एक मूवी तैयार हो गई। कहीं लंबी मूवी, घंटों की मूवी तैयार हो गई थी। इसको संपादन कहा जाता है। संपादन के विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, संपादन में क्या अलग अलग विधि का यूज किया जाता था, जैसे कट, फेड इन, फेड आउट, डिसॉल्व, जंप कट, फ्लैशबैक। नए उपकरणों के उपयोग से संपादन और मिश्रण में कार्य में सुधार आया था। ठीक है, जब नई नई टेक्नोलॉजी आई तो ये जो काम होता था संपादन का, ये काफी ज्यादा इजी हो गया था। ठीक है, डिसॉल्व का मतलब कि भाई दो सीनों को जोड़ रहे हैं, तो बीच में जो आप दो सीन के बिल्कुल बीच में जो आप स्क्रीन देखेंगे, ठीक है, जिसमें एक सीन से डिसॉल्व हो रहा है, मतलब मिल रहा है दूसरे सीन में, तो वो डिसॉल्व के अंतर्गत आ जाता है। हमारा अगला टॉपिक है ध्वनि और संगीत का समावेश। ठीक है, ध्वनि मतलब आवाज, और संगीत मतलब हम कहें गाने हो गए, कोई म्यूजिक हो गया, उसका समावेश की बात करें तो जब दृश्य के साथ आवाज भी जुड़ गई तो दृश्य को अधिक यथार्थपूर्वक बनाना संभव हो गया। इसका क्या मतलब कि अभी तक लोग सिर्फ आवाज, मतलब एक प्रकार से मूवीज देख रहे थे। ठीक है, हम शुरुआत से बात करें तो पहले जो मूवीज आती थी वो म्यूट, मतलब बिना आवाज की मूवी आती थी, मूक मूवीज आती थी। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद लोगों ने जो बातचीत हो रही है कैरेक्टर्स के बीच में वो रिकॉर्ड करना आरंभ किया, जैसे कि हमने ऊपर पॉइंट में बात करा था। ठीक है, कि अब भाई मूवीज के अंतर्गत जो आवाज है, ठीक है, वो रिकॉर्ड करना शुरू हो गया था। अब इसके बाद क्या हुआ कि सिर्फ आवाज दो कैरेक्टर्स की रिकॉर्ड करना ही जरूरी नहीं है, आप किस जगह पे खड़े हैं, उसके आस पास का क्या सीन है, ये चीज भी रिकॉर्ड करना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, संवादों के साथ पूरे माहौल की आवाज भी रिकॉर्ड की जाने लगी। ठीक है, सपोज करिए कि आप जंगल में हैं, जंगल में आसपास से आवाजें आ रही हैं, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड होना भी जरूरी है। बाद में क्या हुआ कि बाद में संगीत का प्रयोग भी शुरू हुआ। वही मूवीज है उनमें गाने आना चालू हो गया था, जिससे भारतीय सिनेमा में गीत और संगीत की एक स्वतंत्र विधा विकसित हुई थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब जो आगे समय में हमारे थोड़ा देखा तो मूवीज में बीच बीच में गाने, ताकि मूवीज को और ज्यादा हम कहें कि लोगों के पसंदीदा बनाया जा सके, लोगों को मनोरंजक बनाया जा सके। मूवीज देख रहे हैं लोग, ठीक है, हॉल पे, उसमें गाने आ रहे हैं, लोगों का मन लगा हुआ है, तो मूवीज में संगीत हो गए, गीत हो गए, ये चीजें विकसित होने लगी। प्रारंभ में संवाद ध्वनि को शूटिंग के दौरान ही रिकॉर्ड किया जाता था। ठीक है, शुरुआत में क्या होता था, संवाद मतलब दो कैरेक्टर्स के बीच में, या फिर अगर कोई और आवाज है तो उसको शूटिंग के दौरान ही यूज कर लिया जाता था, लेकिन बाद में इसे अलग से रिकॉर्ड किया जाने लगा। ठीक है, अब क्या हुआ, इसे फिर आगे के समय में आए तो इसे बाद में अलग से रिकॉर्ड किया जाने लगा। ठीक है, ऐसे कैसे, क्या आप सपोज करिए आप ऐसी जगह पे मूवी शूट कर रहे हैं जहाँ पे आसपास काफी ज्यादा शोर है, ठीक है, तो दो कैरेक्टर्स के बीच में क्या बात हो रही है वो अच्छे से आपको सुनाई नहीं देगा, इसीलिए इसे बाद में अलग से रिकॉर्ड करके मूवीज के अंतर्गत डाला जाने लगा। डिजिटल साउंड सिस्टम, डिजिटल साउंड सिस्टम के आगमन के बाद आवाज और ध्वनि के स्तर को कई गुना बढ़ा दिया। आज संवाद
और ध्वनियों को जोड़ने की प्रक्रिया अधिक कुशलता से की जाती है। ठीक है, डिजिटल साउंड सिस्टम करंट टाइम में हम यूज करते हैं एक प्रकार से। आप ये मान सकते हैं कि मूवीज बनाने के बाद जितने भी आवाज से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड काम होते हैं, ठीक है, हम कंप्यूटर में बैठ के एडिटिंग रिलेटेड जितनी भी प्रोसेस है साउंड से रिलेटेड, वो सारी इसके अंतर्गत आती है। तो इसमें क्या करा, इस प्रक्रिया को मूवीज में संवाद और ध्वनि को जो जोड़ने की प्रक्रिया है उसको और ज्यादा अच्छा कर दिया था। फीचर फिल्म का विकास। फीचर फिल्म, जिसे कथा चित्र भी कहा जाता है, फिल्म का एक महत्वपूर्ण रूप है। जब पहली बार फीचर फिल्म बननी शुरू हुई तो ऐसी चमत्कारिक कहानियां प्रस्तुत की जाने लगी जिन्हें नाटकों में दिखाना मुमकिन नहीं था। कंप्यूटर के आगमन ने इस प्रक्रिया को और आसान बना दिया, जिससे जटिल दृश्यों को भी निर्मित किया जाता था। इसी कारण से कई मशहूर फिल्में जैसे जुरासिक पार्क, टाइटैनिक, टर्मिनेटर और अवतार संभव हो सकी। सिंपल से समझिए, फीचर फिल्म मतलब कथा चित्र जिसमें कोई एक कहानी होगी। ठीक है, कहानी मतलब कि ऐसी कहानी जिसमें हम रियल लाइफ की कहानी हम नहीं कह सकते उसे। ठीक है, टाइटैनिक मूवी हो गई, ठीक है, उसमें कंप्लीटली जो मूवी शूट की गई एक शो जहाज के ऊपर है वो। टर्मिनेटर मूवी हो गई, ठीक है, रॉबर्ट रोबोट्स के बारे में। अवतार मूवी हो गई, ठीक है, आपने अवतार मूवी देखी है, हॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवीज में से एक है। तो ये फिल्में क्या है, कथा चित्र या फिर फीचर फिल्म्स है। तो शुरुआत में क्या हुआ कि ये फिल्म जब बनाई गई तो चमत्कारिया कहानी प्रस्तुत की जाने लगी। चमत्कारिक कहानी कैसे भाई, टर्मिनेटर जो मूवी है वो एकदम चमत्कारी दिखाई गई है, लोगों की सोच से आगे। ठीक है, चमत्कारी कहानियां उसमें दिखाई गई हैं जिन्हें नाटक में प्रस्तुत करना मुमकिन नहीं था। कि भाई नाटक के तौर पे हम कहें कि एक बड़े से, मतलब नाटक के तौर पे हम माने कि भाई एक बड़ा सा नाटक हो गया जिसमें से काफी सारे पार्ट्स हैं नाटक के, ठीक है, सीजन से, इस प्रकार से उसको प्रस्तुत करना काफी कठिन हो गया था या नामुमकिन ही माना जाता है। तो कंप्यूटर जब आया तो कंप्यूटर में वीएफएक्स जैसी चीजें हो गई, ठीक है, और भी काफी सारी चीजें जो कि एक मूवी को और ज्यादा, फीचर मूवी को हम कहें कि और ज्यादा अच्छा और बेहतरीन बनाता है, जिसमें हम एडिटिंग कहें, ठीक है, वीएफएक्स लगाना, एक से एक वीएफएक्स लगाना, तो ये सारी चीजें आसान बना दी थी। ठीक है, वीएफएक्स किस प्रकार के भाई, अवतार मूवी में जो आपने कैरेक्टर्स देख रहे हैं, कंप्लीटली सारे कैरेक्टर्स देख रहे हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते, परंतु उन्हें कंप्यूटर से बनाया गया है। ठीक है, लोगों ने कॉस्ट्यूम्स पहन के उनको उस तरह से प्रेजेंट किया है। तो ये सारी चीजें कंप्यूटर के आने के बाद क्या हुई, इजी हो गई थी। तो फीचर फिल्म के बारे में हमने यहाँ बात करी और उसके विकास के बारे में बात करी है। हमारा अगला टॉपिक है सिनेमा की खासियत और उद्देश्य। ठीक है, सिनेमा की क्या खासियत है, क्या उद्देश्य करें। तो लुमियर बंधुओं मतलब ल्यूमियर ब्रदर्स की पहली फिल्म और उनकी खासियत क्या थी। सिनेमा की शुरुआत ल्यूमियर बंधुओं की छोटी छोटी फिल्मों से हुई। उनकी फिल्में सिर्फ 1 से 2 मिनट लंबी थी और हर फिल्म में एक शॉट होता था। कुछ प्रमुख फिल्में थी, ठीक है। तो ल्यूमिनर ब्रदर्स ने क्या करी थी, फिल्म की शुरुआत करी थी, फिल्म जो हम कहें इंडस्ट्री है उसकी शुरुआत करी थी पूरी तरह से। ठीक है, जिसमें क्या था कि छोटी छोटी जो फिल्में हैं उनको दिखाया था। उनकी प्रत्येक फिल्म 1 से 2 मिनट की होती थी लगभग। ठीक है, और उन 1 से 2 मिनट की जो फिल्म थी या छोटे से शॉर्ट थे, ठीक है, उसमें से कुछ फिल्में प्रमुख थी। उसकी बात करें तो एक फिल्म में फैक्ट्री से मजदूरों को बाहर निकलते हुए दिखाया गया, दूसरी फिल्म में एक बच्चा माली को परेशान कर रहा है ये दिखाया गया, और तीसरी फिल्म में जो लोगों को पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस में आते हुए दिखाया गया। ठीक है, तो ये 3 तरह की फिल्में लोगों के सामने प्रस्तुत की गई थी। इन फिल्मों ने सिनेमा को 3 प्रमुख पहलुओं की नींव रखी। पहली क्या थी, डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, किसी चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं, मतलब डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। फैक्ट्री से मजदूरों का दृश्य क्या था, डॉक्यूमेंट्री के अंतर्गत आता है। फिर कथा चित्र की बात करें तो नैरेटिव फिल्म, माली और बच्चे की कहानी को दिखाया गया है दूसरे फिल्म के अंतर्गत। और तीसरी फिल्म में समाचार चित्र, जो न्यूज रील है उसको दिखाया गया। पेरिस में कोई कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, उसका दृश्य दिखाया गया, साथ के साथ लोग आ रहे हैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, वो दिखाया गया। तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है, न्यूज रील के अंतर्गत आ जाता है। इन फिल्मों ने लोगों को उनकी दुनिया का एक नया अनुभव दिया और पहली बार यथार्थ मतलब सत्य को कैमरे के जरिए दिखाया गया। ये जो फिल्में थी, ठीक है, ये जो हमने 3 ऊपर फिल्मों की बात करी, ठीक है, तो ये क्या था, ये दुनिया को एक नया अनुभव दिया। जितने भी लोगों ने उस चीज को देखा था उनको एक नया अनुभव दिया, और पहली बार सत्य को कैमरे के जरिए दिखाया गया। तो जो सच था, ठीक है, वो कैमरे के जरिए दिखाया गया था फिल्म के रूप में। बात करें जॉर्ज मेलिस और उनकी योगदान की बात करें,
तो फ्रांस के फिल्मकार जॉर्ज मेलिस ने सिनेमा में कल्पनाओं को जोड़ा। ठीक है, उन्होंने क्या करा, सिनेमा में अपनी जो कल्पनाएं हैं, अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको जोड़ा। उन्होंने अपनी फिल्म अ ट्रिप टू द मून में चंद्रमा की काल्पनिक यात्रा को दिखाया। ठीक है, जॉर्ज मिलस ने अपनी एक फिल्म, काल्पनिक मूवी जिसका नाम था अ ट्रिप टू द मून, ठीक है, उसमें क्या दिखाया, चंद्रमा की काल्पनिक यात्रा को दिखाया था। किनको? लोगों को। उनकी फिल्म ने साबित किया कि सिनेमा न केवल यथार्थ मतलब सत्य को दिखाता है, बल्कि कल्पनाओं को भी सजीव बना सकता है। ठीक है, उनकी ये जो फिल्म थी, उस फिल्म ने ये साबित कर दिया था लोगों के आगे कि केवल कैमरा या सिनेमा या फिर हम कहें फिल्म, ऐसा नहीं है कि केवल वो सच्चाई को या फिर सत्य को ही दिखाता है। नहीं, हम उसमें अपनी कल्पनाओं को भी सजीव रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। उनके काम ने सिनेमा को सत्य और फैंटेसी के संगम के रूप में पेश किया था। ठीक है, उनका ये जो काम था, इसने इस काम ने सत्य मतलब यथार्थ को और फैंटेसी को एक साथ प्रस्तुत किया था लोगों के सामने। सिनेमा यथार्थ मतलब होता है सत्य। ठीक है, सिनेमा यथार्थ और फैंटेसी का संगम। सिनेमा में यथार्थ और कल्पना दोनों को दिखाने की क्षमता है। ठीक है, सिनेमा में क्या है, सच्चाई को और कल्पना को दोनों को दिखाने की क्षमता है। एक ही विषय पर अलग अलग निर्देशकों की दृष्टि से फिल्म अलग अलग रूपों में सामने आ सकती है। ठीक है, अब देखिए, कोई भी एक टॉपिक आप पकड़ लीजिए, ठीक है, उसी एक टॉपिक पे अलग अलग निर्देशक, अलग अलग हम कहे डायरेक्टर ने मूवीज बताई हैं, मतलब मूवीज बनाई हैं अपनी अपनी दृष्टि के अकॉर्डिंग। ठीक है, और मूवी का कहीं ना कहीं सिनेरियो काफी ज्यादा अलग देखने को मिला है। ठीक है, तो क्या है कि एक ही विषय पर अलग अलग निर्देशकों की दृष्टि, भाई प्रत्येक व्यक्ति का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है मूवी बनाने का। ठीक है, तो डायरेक्टर का, तो उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी दृष्टि से उस मूवी को बनाया। ठीक है, और उसका क्या निकला, रूप जो है वो सामने आता है अलग अलग। ठीक है, अलग अलग रूप जो है सामने आता है। यह महत्वपूर्ण है कि फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है के साथ साथ कैसे दिखाया जा रहा है। ठीक है, मैं फिल्म में ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या दिखाया जा रहा है, आप क्या मतलब आपको मूवीज में क्या दिखाया जा रहा है और ये चीज कैसे दिखाई जा रही है, ये दोनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है मूवी के अंतर्गत। ठीक है, हम सिनेमा की बात करें तो सिनेमा के अंतर्गत, सिनेमा में सामाजिक और शैक्षिक उद्देश्य, सिनेमा के सामाजिक और शैक्षिक उद्देश्य की बात करें तो सिनेमा का उपयोग मुख्य से तीन रूपों से होता है, ये तीन उद्देश्यों के लिए होता है। पहला, हम सूचना, जो डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, के जरिए समाज की घटनाओं और तथ्यों की जानकारी दी जाती है। ठीक है, सिनेमा के सेक्टर में डॉक्यूमेंट्रीज बनती है। ठीक है, वो हमें क्या कहती है, समाज में घटनाएं घटी हैं उनके बारे में बताती हैं, तथ्यों की जानकारी हमें देती हैं। उदाहरण के लिए फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया दशकों से सामयिक जानकारी देती रही है। ठीक है, इस फिल्म के जरिए हमें काफी सारी जानकारी देती रही है। शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की, तो सिनेमा के माध्यम से छात्रों को इतिहास, विज्ञान और अन्य विषयों के बारे में जो चीजें समझनी होती है वो सिनेमा के माध्यम से भी समझी जा सकती है और उनके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है उस चीज को समझना। उदाहरण के लिए बात करें तो विज्ञान और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित शैक्षिक फिल्में उपलब्ध है। ठीक है, जो कि क्या करती है, हमें विज्ञान के बारे में जानकारी देती है, हमें इतिहास में कोई घटना घटी है, ठीक है, उन घटनाओं के बारे में हमें जानकारी देती है। बात करें तीसरे, मनोरंजन के एंटरटेनमेंट के बारे में, तो सिनेमा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, मनोरंजन का। सबसे ज्यादा लोग सिनेमा को इसलिए देखते हैं ताकि वो अपना मनोरंजन कर सके। ठीक है, कथात्मक, फिक्शनल फिल्मों के जरिए लोग कहानियों और कल्पनाओं का आनंद लेते हैं। जो फिक्शनल मूवीज होती हैं जिनमें किसी कथा को बताया गया है, ठीक है, हो सकता है वो कथा रियलिटी में हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी कथा को दिखाया गया है, तो फिल्मों के जरिए लोग क्या करते हैं, कहानी और कल्पनाओं के माध्यम से अपना क्या करते हैं, आनंद लेते हैं, अपने हम कहें कि मनोरंजन अपना करते हैं। कथा चित्रों की शुरुआत और सिनेमा का विकास, 20वीं सदी की शुरुआत में फीचर फिल्म बनने लगी थी। ठीक है, 20वीं सदी की जब शुरुआत हुई तो उसी समय फीचर जो फिल्म्स है, फीचर फिल्म्स वो बनने लगी थी। सिनेमा ने कहानियों को दृश्यात्मक रूप से पेश करना शुरू किया था। ठीक है, सिनेमा में जो कहानियां हैं, सिनेमा ने क्या करा, कोई भी कहानी हो गई, उस कहानी को दृश्यात्मक दृश्यों के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम जो किया था, शुरू किया गया। ठीक है, इसमें क्या कहता है भाई, पात्रों का संवाद, जो कैरेक्टर्स हैं वो बात कर रहे हैं, फिर बैकग्राउंड साउंड और संगीत के मिश्रण ने सिनेमा को और वास्तविक बना दिया था। ठीक है, कैरेक्टर्स के बीच में बातचीत हो रही है, बैकग्राउंड में जिस जगह पे वो खड़े हैं उसके आसपास के बैकग्राउंड की साउंड भी आ रही है। ठीक है, और साथ में कोई संगीत भी ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, इन सभी चीजों के मिश्रण ने क्या करा, सिनेमा को और ज्यादा वास्तविक और रियल बना दिया था। ठीक है, अब सपोज करिए कि आप जंगल में हैं, ठीक है, और आसपास आपके जानवर हैं थोड़े थोड़े, परंतु आपको केवल पात्रों, जो कैरेक्टर्स हैं, केवल उन्हीं की आवाज आ रही है, तो क्या आप सोच पाएंगे कि आप सही जगह पे हैं? नहीं। ठीक है, इसीलिए आसपास के जंगल
में जंगल के जो आसपास के बैकग्राउंड साउंड साउंड होता है वो, ठीक है, जानवरों की अगर कोई आवाज आ रही है तो वो, ये सारी चीजें मिलकर एक मूवी को क्या बनाती है, एक सक्सेसफुल मूवी बनाती है, सिनेमा को एक सक्सेसफुल सिनेमा बनाती है, ताकि लोगों को लगे कि वो सच में उस चीज को महसूस कर रहे हैं, ना कि केवल हम पात्रों की बात सुन रहे हैं। ठीक है। बात करें आगे, सिनेमा कल्पना और यथार्थ मतलब सत्य का प्रतिबिंब। सिनेमा में चाहे काल्पनिक कहानियां हो या यथार्थ, दोनों में जीवन की सच्चाई झलकती है। ठीक है, क्या बताया गया कि सिनेमा में चाहे कोई काल्पनिक कहानी हो या कोई सच्ची कहानी हो, दोनों ही कहानियों में जीवन की जो सच्चाई है वो आपको देखने को मिलती है सिनेमा के माध्यम से। यह वर्तमान और अतीत का दर्पण है। ठीक है, सिनेमा क्या है, वर्तमान का और अतीत का दर्पण है, जो समाज और लोगों की कहानियों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, जो क्या करता है भाई, समाज में कोई समाज हो गया, समाज की बारे में, लोगों की कोई अपनी कहानी हो गई उसके बारे में, वो सारी चीजें हमारे सामने प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि सिनेमा हर इंसान के जीवन से जुड़ा होता है। ठीक है, यही एक मेन कारण है कि जो सिनेमा का सेक्टर है वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए समाज में जो भी हो रहा है सिनेमा के माध्यम से हम लोग वो चीजें देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी किसी व्यक्ति से जुड़ी होती है।